नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 द्वितीय सत्र हिंदी में प्रथम इकाई के स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। विद्यार्थी मित्रों, यदि आपने इस इकाई का बेटी कविता का पठन एवं सारांश तथा अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा का जो पहला वीडियो है वह न देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दी हुई है, उसे टच करके देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैं जो ये एरो जो तीर बना रहा हूँ वहाँ पर सजेस्टेड वीडियो में इसकी लिंक दिखाई दे रही है, उस पर टच करके भी इस इकाई का प्रथम वीडियो जिसमें कविता का पठन और सारांश की समझूती है उसे देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यदि आपने वह वीडियो ना देखा हो तो सबसे पहले वह वीडियो जरूर देखें ताकि आपको कविता के पठन, सारांश एवं अभ्यास के प्रश्नों की समझ मिल जाए। अब शुरू करते हैं हम दूसरा वीडियो जिसमें हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो QR कोड दिया हुआ है उसे आप स्कैन करके और बाद में स्कैन करने के बाद जो यह कोड दिया हुआ है B4 I1 Y और 3, ये कोड डालकर आप इस इकाई से संबंधित, स्वाध्याय से संबंधित जो भी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है उसे आप देख सकते हैं। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? तो बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ाई करेगी, मेहनत करेगी, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी और इतना आगे बढ़ेगी कि वह सहारा बन सके। तो बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ाई करेगी, खूब पढ़ेगी, खूब लिखेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ेगी। दूसरा प्रश्न है, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? तो बेटी दुनिया को अपने पांव पर चलकर समझना चाहती है, अर्थात बेटी आत्मनिर्भर बनके, पढ़ लिख कर मेहनत करके आत्मनिर्भर बनना चाहती है और आत्मनिर्भर बनके दुनिया को समझना चाहती है, दुनिया को देखना चाहती है और दुनिया की जो भी परिस्थिति है उसे देखना और समझना चाहती है। प्रश्न 3 है, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? तो बेटी तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है, आकाश की सैर करना चाहती है, अर्थात कि बेटी प्रगति के शिखर सर करना चाहती है। बेटी तितली बनकर इतनी ऊंचाई पर जाना चाहती है कि वह दूसरों का सहारा बन सके, अपने देश का, अपने समाज का और इस दुनिया में हर किसी का काम कर सके, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। प्रश्न 4, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? तो बेटी की तमन्नाएं यानी इच्छाएं क्या है? तो बेटी क्या क्या करना चाहती है ये हमें लिखना है। तो बेटी की बहुत सारी तमन्नाएं है। बेटी पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। बेटी दूसरों का सहारा बनना चाहती है। बेटी बगीचे में जिस तरह फूल खिलता है उस तरह से खिलना चाहती है। बेटी तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है, हवा में उड़ना चाहती है, सफलता के शिखर सर करना चाहती है और बेटी नाच कर, गाकर खुशियाँ मनाना चाहती है। प्रश्न 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। तो यहाँ हमें कविता की पंक्तियाँ दी हुई है, उसे हमें पढ़ना है और उसका भावार्थ लिखना है। पहला प्रश्न है, गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि बेटी जिस तरह आसमान में चंद्रमा चमकता है उस तरह गगन में चमकना चाहती है और वह धरती पे चमकना चाहती है, यानी कि जिस तरह आसमान में चंदा चमकता है और रात में, अंधेरी रात में चंद्रमा चमक कर उसे रोशनी देता है, उजियारा फैलाता है, उसी तरह बेटी पढ़ लिख कर मेहनत करके धरती पे चमकना चाहती है और धरती पे चमक कर धरती पर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे दूर कर उजियारा फैलाना चाहती है। दुनिया के जो गरीब है या जिसके भी वह मदद कर सकती है उनके जीवन में वह खुशियों का उजियारा फैलाना चाहती है। प्रश्न 2, पढ़ूंगी, लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। तो इन पंक्तियों में बेटी कहना चाहती है कि बेटी दूसरों का सहारा बनना चाहती है, मदद करना चाहती है, जिस तरह आसमान में चंद्रमा चमकता है उस तरह वह धरती पर चमकना चाहती है। लेकिन बेटी जानती है ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो जाएगा, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी और इसलिए बेटी कहती है कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और खूब मेहनत करूंगी और अपने पांव चलकर, यानी कि आत्मनिर्भर बनकर मैं दुनिया को देखूंगी और दुनिया को देखकर
उसे दुनिया को समझूंगी और फिर दुनिया में कुछ ऐसा परिवर्तन करूंगी ताकि हर किसी के जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। प्रश्न 3 है, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द यानी विरोधार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द। तो यहाँ उदाहरण दिया हुआ है सफल, यानी उसका विलोम शब्द बनता है असफल। तो सफल का विलोम है असफल। वाक्य प्रयोग दोनों के करने हैं, जैसे कि तेनजिंग एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। दूसरा असफल का वाक्य, कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका हमें विलोम शब्द देना है और बाद में दोनों वाक्य बनाने हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। जैसे कि आकाश, तो आकाश का विलोम शब्द होगा जमीन या धरती। तो आकाश में बहुत सारे तारे हैं, धरती पर हम सब रहते हैं। तो ये दो वाक्य हो गए। दूसरा है उजियारा, उजियारा यानी उजाला, इसका विलोम शब्द होगा अंधकार या अंधियारा। तो बेटी हर किसी के जीवन में उजियारा फैलाना चाहती है, अंधकार में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। तीसरा शब्द इधर, इधर का विलोम होगा उधर। इधर मेरे पास बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, उधर उस पुराने कुएं की ओर किसी को नहीं जाना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से वाक्य लिख सकते हैं, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपनी कल्पनाओं से लिख सकते हो। भलाई, भलाई का विलोम होगा बुराई। हमें हर किसी की भलाई करने का प्रयत्न करना चाहिए, हमें किसी की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। तो दोनों वाक्य हो गए। पाना, तो इसका विलोम होगा खोना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यहाँ पर दोनों शब्द आ गए। हमें कुछ पाना है तो बहुत मेहनत करेगी, और बिना कुछ खोए हम कुछ पा भी नहीं सकते। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से वाक्य बना सकते हैं। यदि आप कुछ खोना नहीं चाहते, यदि आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स खोना नहीं चाहते, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये भी एक वाक्य बन सकता है। आगे है प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य प्रयोग करने हैं हमें। यहाँ पर हमें वचन परिवर्तन करता है। मित्रों, वचन परिवर्तन और लिंग परिवर्तन दो अलग अलग बातें हैं। लिंग परिवर्तन में हमें पुरुष हो तो उसका स्त्री करना होता है, स्त्री का पुरुष लिंग करना होता है। वचन परिवर्तन में एक का अनेक होता है, यानी एक तो घोड़ा, यहाँ उदाहरण जो दिया हुआ है, एक घोड़ा है और उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर घोड़े हो जाते। मेरे पास 2 घोड़े हैं, 10 घोड़े हैं, 50 घोड़े हैं वगैरह। तो ये ध्यान में रखिए, वचन परिवर्तन और लिंग परिवर्तन दोनों अलग अलग बातें हैं। कभी इसे मिक्स करने का प्रयत्न ना करें। कई बार लड़के या कई बार छात्र ऐसा करते हैं कि दोनों को मिक्स कर देते हैं। कई बार वचन परिवर्तन का प्रश्न होता है, वह लिंग परिवर्तन कर दे, जैसे कि यहाँ पर घोड़ा है तो वो वचन परिवर्तन की जगह घोड़ी कर देंगे, तो वो गलत हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहला वाक्य दिया हुआ है यहाँ पर, घोड़ा दौड़ रहा है। दूसरा घोड़े, तो घोड़े दौड़ रहे हैं। अब हमें यहाँ कुछ शब्द दिए हुए, इनका हमें वचन परिवर्तन करना है और फिर वाक्य बनाना है। वचन परिवर्तन का मतलब होता है एक वचन में से बहुवचन और बहुवचन में से एक वचन। मैं शब्द है तो इसका बहुवचन होगा है हम। मैं खाना खा रहा हूँ, हम खाना खा रहे हैं। तो वचन परिवर्तन में जो शब्द होता है वही नहीं बदलाता, वाक्य में भी बदलाव आता है। जैसे कि यहाँ घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़े दौड़ रहे हो गया। यहाँ पर है के ऊपर बिंदी नहीं है, यहाँ पर है ऊपर एक बिंदी भी लग जाती है। ये भी ध्यान में रखना है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़े काम की है। बच्चे, ये बहुवचन शब्द है तो इसका एक वचन करना है, बच्चा। बच्चा मैदान में खेल रहा है, बच्चे आज स्कूल नहीं गए। खिलौना एक वचन है, इसका बहुवचन होगा खिलौने। मेरे पास एक छोटा सा प्यारा सा खिलौना है, वह व्यक्ति खिलौने बेचने का काम करता है। चौथा है खेत, तो खेत का खेते या खेता ऐसा नहीं होगा, खेत का खेती रहेगा। मेरे पास एक खेत है, मेरे पिताजी के पास 10 खेत थे। तो एक वचन और बहुवचन में भी खेत शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन वाक्य रचना में परिवर्तन होगा। मेरे पास एक खेत है, उनके पास बहुत सारे खेत है, तो है के ऊपर फिर बिंदी आ जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है। अब देखते हैं भाषा सज्जता और उसकी चर्चा करते हैं।
पहला यहाँ पर दिया हुआ है सूचना, पहली पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए, यहाँ कुछ शब्द दिए हुए, इसे पढ़ना है। पहला है केशा साहसी बालिका थी। यहाँ साहसी शब्द यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो साहसी शब्द हम समझेंगे। बगीचे में सुंदर फूल खिले थे, तो सुंदर, ये सुंदर और साहसी ये जो शब्द है, साहसी बालिका के बारे में है कि बालिका कैसी है, तो साहसी। फूल के बारे में शब्द है सुंदर, फूल तो कैसा है, सुंदर है। तो ये दोनों शब्द ये फूल और बालिका की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। आगे भी कुछ शब्द है। भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, तो यहाँ पर 3 शब्द विकेट के लिए विशेषण के रूप में है, विशेषता बताता है कि कितने विकेट से, तो 3। चौथा वाक्य, बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। पानी तो है लेकिन कैसा है, तो गंदा हो सकता है, मधुर हो सकता है, मीठा हो सकता है, कड़वा हो सकता है, थोड़ा सा है। तो ये शब्द पानी की विशेषता दर्शाते हैं। वाक्य 5 है, वह आदमी जा रहा था। आदमी जा रहा था लेकिन कैसा, बूढ़ा, अच्छा, मोटा, पतला, वह, यह वगैरह। तो वह आदमी की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो पूर्व वाक्यों में शब्द रेखांकित शब्द यानी कि अंडरलाइन किए हुए शब्द साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा और वह संज्ञा की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा की। जैसे कि आदमी, तो कौन सा आदमी, तो वह आदमी। पानी तो कैसा, तो थोड़ा सा। विकेट, कितने विकेट से, तो 3 विकेट से। तो यह विशेषता बताते हैं संज्ञा की। तो यहाँ हमें परिभाषा दी हुई है, व्याख्या दी हुई है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा फिर से, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब दिया हुआ है दूसरी सूचना दी हुई है, इसे भी पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ने की सूचना है। पहला है, हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा है, तो यहाँ पर ईमानदार शब्द रेखांकित है। दूसरा है, मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। रास्ता कैसा, तो लंबा, तो ये भी विशेषता दर्शाता है रास्ते की। उसके बाद कौवे का रंग काला होता है। काला शब्द ये भी विशेषण है। चौथा शब्द, खरगोश का शरीर मुलायम होता है। कैसा होता है शरीर, तो मुलायम, तो ये भी एक विशेषता है। पांचवा वाक्य, शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है। कैसा रखना चाहिए, स्वस्थ, तो ये भी एक विशेषण है। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। कौन सी संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति, तो ये भी एक संस्कृति की विशेषता दर्शाने वाला शब्द है। पानी गंधहीन होता है, यानी कि गंध नहीं होती, तो ये पानी की विशेषता दर्शाता है। और आगे है 8वां वाक्य, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। कौन सी दिशा, तो ये दिशा की विशेषता दर्शाता है पूर्व। तो इस तरह से ये सारे शब्द संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं। और हम जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता दर्शाता है, विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो ये सारे शब्द जो हमने रेखांकित किए हैं और अंदर से किताब में भी रेखांकित करे हुए हैं, वे सारे विशेषण हैं। उपयुक्त वाक्यों में ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम, स्वस्थ, भारतीय, गंधहीन, पूर्व शब्दों को रेखांकित किया गया है। वे शब्द संज्ञा के गुण दोष ये क्या दर्शाते हैं, तो संज्ञा के गुण और दोष या तो फिर आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। तो जिन शब्दों से या जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। यह विशेषण का एक प्रकार है। सबसे पहले तो ये सारे शब्द विशेषण है, लेकिन विशेषण में भी कई प्रकार आते हैं। तो जो शब्द अब यहाँ पर एक प्रकार है उसमें से गुणवाचक विशेषण। तो जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशावस्था, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ओके, तो ये गुणवाचक विशेषण की व्याख्या हो गई, परिभाषा हो गई। ये आपको अच्छे से सीखनी है, समझनी है। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांटकर इस बॉक्स में लिखिए। तो जो वाक्य है उसमें से गुणवाचक विशेषण हमें छांटने हैं और यहाँ पर बॉक्स में लिखने हैं। पहला है, वरदराज चतुर बालक था। कैसा बालक था, तो चतुर, तो चतुर बालक की गुण संबंधित विशेषता बताता है। तो ये चतुर शब्द है, ये हमें यहाँ पर लिखना है, या आप अपने आप लिख सकते हो। दूसरा है, फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते थे। तो यहाँ पर गुलाब की बात है कि गुलाब की विशेषता दर्शाने वाला शब्द कौन सा है, उसका गुण दर्शाने वाला, तो पीला, तो रंग है,
तो ये गुलाब की विशेषता दर्शाता है, तो गुणवाचक विशेषण है। मिर्च का स्वाद तीखा होता है, कैसा स्वाद कैसा होता है, तो तीखा, तो ये स्वाद संबंधित उसका गुण दर्शाता है, इसलिए गुणवाचक विशेषण शब्द है तीखा। शहरों में पंजाबी खाना मिलता है, कैसा खाना, तो पंजाबी खाना, तो ये खाने की विशेषता दर्शाता है, गुण दर्शाता है, तो पंजाबी विशेषण है गुणवाचक। पांचवा शब्द सफेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है, तो कपड़े कैसे सफेद, तो सफेद शब्द गुणवाचक विशेषण है, तो ये हमें समझना है और यहाँ लिखना है। इतना जानिए, देखते हैं गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनामों की निम्नलिखित विशेषताओं का बोध कराता है। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, यहाँ पर शब्दों की बोलना मैं भूल गया, गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निम्नलिखित विशेषताओं का बोध कराता है। तो गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की कौन सी विशेषता दर्शाते हैं, तो उसके बारे में, जैसे कि पहला है गुण दोष, या तो गुण हो सकता है या दोष हो सकता है, इसे भी हम गुणवाचक विशेषण में ही लेंगे, जैसे कि ईमानदार, बुद्धिमान, बेईमान, चतुर, योग्य, अच्छा, बुरा, बेईमान हमने बोल दिया, दुष्ट, क्रूर, आलसी, अयोग्य, पापी आदि। तो यहाँ पर ये ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, योग्य, अच्छा, ये सारे गुण है, और बुरा, बेईमान, दुष्ट, क्रूर, आलसी, अयोग्य, पापी ये दोष है, दुर्गुण है। तो इनको दर्शाने वाला शब्द गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद आता है आकार। आकार में जैसे कि हो सकता है गोल, चौड़ा, लंबा, पतला, छोटा, मोटा, वर्गाकार, त्रिकोणा आदि। उसके बाद रंग या तो रूप, सफेद, काला, पीला, सांवला, गोरा, मैला, चमकीला आदि। फिर आता है स्पर्श, यानी कि हमें स्पर्श करने से पता चलता है कि वह कैसा है, तो कोमल हो सकता है, कठोर, खुरदरा, चिकना, मुलायम आदि। फिर दशा या अवस्था, तो उसमें आता है स्वस्थ, ये दशा अवस्था होती है, कमजोर, बीमार, दुर्बल, रोगी, बूढ़ा, युवा, बच्चा, ये दशा अवस्था है, तो ये भी एक विशेषता दर्शाते हैं। तत्पश्चात है स्थान और देश काल, जैसे कि ग्रामीण, प्राचीन, भारतीय, शहरी, जापानी, पंजाबी, अमेरिकी आदि। सातवां है स्वाद या तो गंध, मीठा, खट्टा, चटपटा, कड़वा, फीका, तीखा आदि। और अंत में है दिशा, तो चारों दिशाओं की बातें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। दिशाओं में हम ऊपर, नीचे ये भी ले सकते हैं कई बार, लेकिन चार दिशाएं मुख्य है। अब सूचना है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। यहाँ पे हमें वाक्य दिए हुए, इसे पढ़ने हैं। तो प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है, तो 3 शब्द रेखांकित है। आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए, यहाँ पर आधा शब्द भी रेखांकित है। गौरव 3री कक्षा में पढ़ता है, तो 3री शब्द रेखांकित। सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं, दोहरा रेखांकित। और हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है, तो चारों ये भी रेखांकित किया हुआ शब्द है। ये सारे विशेषण हैं, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन इन्हें क्यों रेखांकित करके अलग दर्शाया गया है, तो उसके बारे में देखते हैं। उपयुक्त वाक्यों में 3, आधा, 3री, दोहरा, चारों आदि शब्दों को रेखांकित किया गया है। हमने पहले भी देखा था और हमने खुद अलग से भी रेखांकित किया। ये शब्द पूर्णांक बोध, अपूर्णांक बोध, क्रम, आवृत्ति और समूहवाचक संख्या का बोध कराते हैं। तो पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक, अपूर्णांक यानी आधा वगैरह, क्रम दर्शाते हैं, क्रम, आवृत्ति और समूह का भी बोध कराते हैं। जैसे कि 3 तो पूर्णांक है, आधा अपूर्णांक है, 3रा ये क्रम दर्शाता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, एक क्रम की बात है। दोहरा तो आवृत्ति दर्शाता है, दोहरा, 3हरा, ओके वगैरह। और चारों यानी चारों का समूह, तो ये समूह दर्शाता है। तो ये समझ लीजिए पांचों 5 शब्द। तो जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है, याद रखें, जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इस निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा है। यह भी विशेषण का एक प्रकार है कि संख्यावाचक विशेषण, उसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण आता है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भी आता है। तो यहाँ पर हमें निश्चित पता है कि 3 नदियों यानी 3, आधा यानी आधा, 3रा यानी 3रा पता है, निश्चित है। दोहरा यानी तय है, फिक्स है कि दोहरा, चारों यानी चारों की बात है। तो यहाँ पर निश्चित है, इसलिए यह निश्चित वाचक विशेषण कहा जाता है। बाद देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए।
कई लोग नर्मदा नदी की या नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर कई शब्द अंडरलाइन किया हुआ है। कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है, तो कुछ। ज़्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई, तो ज़्यादा। यहाँ 3 शब्द है, लेकिन इसमें से हमें श्योरिटी से पता नहीं चलता है, निश्चित नहीं कह सकते कि कई लोग यानी कितने लोग। वो 5 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमें निश्चित पता नहीं है। कुछ लड़कों ने यानी कितने लड़कों ने, 2, 5, 10, 15, 20, कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई, कितने ज़्यादा, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 2 लोग, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अनिश्चित शब्द है। ये संख्या जो दिखाई गई है वह अनिश्चित है, हमें पता नहीं चलता है। तो उपयुक्त वाक्य में कई, कुछ और ज़्यादा आदि शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। तो जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न होता हो, फिर से, जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न होता हो उसे अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। या जिन विशेषणों से संख्या के अनिश्चित होना का या संख्या के निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चितवाचक विशेषण कहा जाता है। इतना जानिए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ अन्य भी भेद है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जिस बारे में हमने पहले पढ़ा, तो इसके भी कुछ प्रकार है, जैसे कि पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक, जिसके अंदर पूर्ण अंक होता है 1, 3, 9, 1000 आदि। अपूर्णांक बोधक यानी जिसमें अपूर्णांक होता है, जैसे कि आधा, पाव, पौना, 1.5, 2.5, 3.5 आदि। क्रमवाचक, तो इसमें क्रम होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आदि। आवृत्तिवाचक यानी इसमें आवृत्ति होती है, दुगुना, चौगुना, इखरा, दुहरा, तिगुना। ओके। समूहवाचक, इसके अंदर समूह की बात होती है, दोनों, तीनों, चारों आदि। तो ये कुछ निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार है। आगे है प्रश्न 2। निम्नलिखित शब्दों में से निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक विशेषण को छांटकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ हमें निश्चित और अनिश्चितवाचक विशेषण दिए हुए हैं, लेकिन उन्हें हमें ढूंढना है और फिर उसका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि कई शब्द, तो कई शब्द जो है वह क्या है, अनिश्चितवाचक है। थोड़ा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 50, तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 2.5, ये भी निश्चित संख्यावाचक है लेकिन अपूर्णांक है, अपूर्ण बोधक, अपूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक है। 50 पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बहुत, लेकिन यह अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण है। कुछ, ये भी अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण है, ये आप समझ सकते हो। चौगुना, चौगुना आवृत्तिवाचक निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण है। चौथा, ये भी क्रमवाचक निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण है। ज्यादा, अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण। चारों, समूहवाचक निश्चितवाचक विशेषण है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से ये सारे शब्दों का, विशेषणों का हमने प्रकार देखा। वाक्य आप खुद बना सकते हो, बहुत सरल है वाक्य बनाना, तो ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो, इसलिए हम उसके लिए समय बर्बाद नहीं करते हैं। योग्यता विस्तार, यहाँ पर प्रकल्प कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली नारियों की आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि उनके बाल्यकाल, जन्म, शिक्षा, जिस क्षेत्र में उन्होंने उदाहरण दिया उसका विवरण। उसके अलावा एक बात है कि टिप रिकॉर्डर या तो डीवीडी के माध्यम से ऐसी अन्य कविताएं आप सुन सकते हो। झांसी की रानी के बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आप गान कर सकते हो। यह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचित हुई, लिखी हुई कविता है। तो हम देख लेते हैं, उसका पठन करते हैं। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कविता है, इसे आप पढ़ सकते हो। यूट्यूब पर भी सर्च करके आप इस कविता को ढूंढ सकते हो। अंत में अपने गांव शहर की ऐसी बेटियों से मिले जिसने किसी क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त की हो
और जाने कि उन्होंने यह सफलता कैसे प्राप्त की। तो आप अपने गांव में, अपने शहर में या अपने कुटुंब पड़ोस वगैरह में ऐसी महिलाओं से, ऐसी बेटियों से मिल सकते हो और उनके बारे में जान सकते हो। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारी जो पहली इकाई है बेटी, इसके स्वाध्याय, अभ्यास और कविता का पठन सारांश की संपूर्ण चर्चा हमने समाप्त की। इस तरह के हमने कुल 2 वीडियो के अंदर इस कविता का, इस इकाई का संपूर्ण पार्ट, संपूर्ण भाग पूर्ण किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।